मेरा नाम ज़ील व्यास है और इस साल मैंने नीट यूजी दी थी, जिसमें मेरे मार्क्स आए थे 710 आउट ऑफ 720 और मेरा ऑल इंडिया रैंक 9th है। आज मैं आपको मेरी डिटेल्ड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ। तो आई विल स्टार्ट विथ फ़िज़िक्स। तो जैसे ही टीचर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाता है तो पहली बात तो आपको उसको उसी दिन रिवाइज़ कर लेना है, और रिवाइज़ करने के बाद आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है वहाँ से आप उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका वो कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाएगा और एकदम पक्का हो जाएगा, ताकि आप जब भी नेक्स्ट टाइम उसको रिवाइज़ करो तो आपको पहली बार जितनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जब फिज़िक्स की बात आती है तो कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस पे इक्वल इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप सबसे पहले एनसीईआरटी अटेम्प्ट कर सकते हैं। एनसीईआरटी में भी जो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी यूज़फुल होते हैं फ़िज़िक्स के लिए। उसके बाद आप दूसरे रेफरेंस बुक्स भी यूज़ कर सकते हैं। मूव ओवर टू केमिस्ट्री नाउ। तो केमिस्ट्री इज़ अ सब्जेक्ट के जिसमें मुझे प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ी है। हाँ, मेहनत तो सब में ही करनी पड़ती है, पर केमिस्ट्री वॉज अ बिट ईजियर फॉर मी एज़ कम्पेयर टू फिज़िक्स। सो केमिस्ट्री में भी मेनली आई वुड टेल टू फोकस ऑन एनसीईआरटी मोर, क्योंकि एक बार आप एनसीईआरटी कवर कर लो तो आपके बेसिक्स कवर हो जाते हैं। अगर कॉन्सेप्ट ही समझना है तो आपको पहले एनसीईआरटी ही अटेम्प्ट करनी चाहिए, उसके बाद आप जो भी रेफरेंस बुक यूज़ करते हो उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर अगर बायोलॉजी की बात करें तो जो भी लोग पीसीबी चूज़ करते हैं, बायोलॉजी उनका फेवरेट सब्जेक्ट होता ही है। आपके जो भी टीचर है वो आपको जिस भी रेफरेंस बुक सजेस्ट करें आप उससे पढ़ सकते हैं। पहले तो एनसीईआरटी ही कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि नीट जो है वो एक एनसीईआरटी बेस्ड एग्ज़ाम है और तीनों सब्जेक्ट्स में मैक्सिमम पोर्शन एनसीईआरटी से कवर हो जाता है। तो मेरा यही सजेशन होगा कि आप पहले एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन लर्न कर ले। आपको एनसीईआरटी की कहीं से भी नुक एंड कॉर्नर से क्वेश्चन आए तो आना चाहिए। इतना एनसीईआरटी को प्रिपेयर करने के बाद ही आप किसी और रेफरेंस बुक को चूज़ कर सकते हैं। टिप है आपके लिए। आपको पूरा पूरा दिन पढ़ाई करनी होती है तो इट इज़ बट ऑब्वियस कि आप एक टाइम के बाद बोर हो जाएंगे। इसलिए मेरा आपको ये सजेशन है कि आप दिन के एंड की साइड पर कोई एक ऐसा टास्क रखें जिससे आप लुक फॉरवर्ड कर सकें, जिसके लिए आप पूरे दिन मेहनत करके वो टाइम थोड़ा रिलैक्स कर सकें, ताकि आप पूरे दिन थक ना जाए और आप एग्जॉस्ट ना हो जाए। जैसे कि मैं एक टाइम सॉन्ग्स सुनती थी। जब पूरा दिन मैं पढ़ लूँ उसके बाद आई लिसन टू सॉन्ग्स फॉर अ सर्टन टाइम। येस, दैट टाइम शुड नॉट एक्सीड अ पर्टिकुलर लिमिट, कि आपका पूरा दिन का रूटीन डिस्टर्ब हो जाए, आपको काम बंद ही ना कर पाए। जैसे कि कोई सोशल मीडिया साइट है तो वो एक बार आपने खोल ली तो फिर आप 1-2 घंटे तक वही करते रहे, ऐसा फिर आपको नहीं करना चाहिए। हाफ एन आवर इज मैक्सिमम टाइम वेर यू टेक टू रिलैक्स। प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं, ताकि वो भी आपको कोई अच्छा सोल्यूशन दे सके। और फर्दर मोर आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस्ड नहीं होना है किसी भी चीज़ के लिए। अगर आपके कोई टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं, आप कुछ मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो इट इज़ ओके, वो टाइम भी निकल जाएगा। आपको बस अपना 100% देना है उस सिचुएशन में, जितना आप कवर कर पाए उसके लिए। आपसे अगर नहीं भी हो रहा है तो इट इज़ एब्सोल्युटली ओके, आपको कोई भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, वो बाद में भी कवर अप हो जाएगा। इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वो भी आपकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है। जब आप नीट से 1-2 महीने दूर हो, या तो आप उसके लास्ट डे पर कुछ प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसके लिए भी आपकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि आप कुछ नया ना ट्राई करें उस दिन पे। अदरवाइज़ अगर आपने वो कवर नहीं कर पाए, आपको वो नहीं आया, तो आप नेक्स्ट डे बहुत ही फ्रीक आउट हो जाओगे। आपको डर लगेगा कि अगर ये चीज़ एग्ज़ाम में आ गई और मैं नहीं अटेम्प्ट कर पाया या कर पाई तो मैं क्या करूँगा? आपको नीट के अगले दिन पे कुछ भी नया ट्राई नहीं करना है। आप 1 पेजेस बनाएँ, आप शॉर्ट नोट्स बनाएँ, जिसे आप एंड डे पर रिवाइज़ कर सकें, जिसमें सब कुछ कवर भी हो जाए, तो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा और आपको ऐसा लगे कि मैंने सब कुछ रिवाइज़ कर लिया है और जितना भी मैंने किया है अब तक में वो मुझे याद है। ये एक अच्छा एडवांटेज रहता है नीट के आगे के दिन पे रिवाइज़ करने के लिए, ताकि आप एग्ज़ाम शांति से दे सकें। जब आप पेपर देने जाएँ, तो वो 3 घंटे 20 मिनट आपकी लाइफ़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो उस टाइम में भी बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है आपको। आपने 2 साल अच्छे से प्रिपरेशन की है, आप आराम से पेपर दीजिए, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 2 साल अच्छी प्रिपरेशन की है और आप पेपर के टाइम पे डर गए, तो वो फिर एक वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा आपके लिए, और आप जितना एक्सपेक्ट करते हैं, आप उतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाएँगे। इसलिए टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट दोनों ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
जब आप 11th और 12th का पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे, उसके बाद आपको नीट के प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर्स अवेलेबल आपको हो सकते हैं, वो आपको देकर नीट के एक्चुअल पेपर पैटर्न की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप नीट के सैम्पल पेपर्स भी कहीं से परचेज कर सकते हैं, उसकी भी बुक्स आपको अवेलेबल हो जाएगी मार्केट में। तो इसके अलावा आप जितने भी पेपर्स अटेम्प्ट करें, उसको आप बिल्कुल ही एग्जाम एनवायरनमेंट में दें, 3 आवर्स 20 मिनट्स में विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, और आपको फुल फोकस के साथ उन पेपर्स को अटेम्प्ट करना है। आपको स्टेशनरी से OMRs भी मिल जाएंगी, तो आप उसके साथ OMR की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि ऑन द डी डे आप कोई OMR मिस्टेक करके ना आए, बिकॉज ये जनरली स्टूडेंट्स को एक बहुत गिल्ट रह जाता है कि मैंने क्वेश्चन तो बराबर अटेम्प्ट किया था, मुझे आंसर भी आता था, मेरा आंसर करेक्ट भी था, लेकिन मैं OMR मिस्टेक करके आ गया, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स और रिड्यूस हो गए। तो ये गलती आपसे ना हो, इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आई वुड प्रेफर कि आप OMR के साथ ही कोई भी सैम्पल पेपर अटेम्प्ट करें। तो इसके वजह से क्या होगा कि आपकी OMR प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी। अब आप नीट के पहले नीट पैटर्न के जितने भी पेपर्स थे, उनमें एक अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप कीजिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले करना कंफर्टेबल रहता है, कौन सा सब्जेक्ट आप लास्ट में प्रेफर करना चाहेंगे। बायोलॉजी एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें बच्चे मिनिमम टाइम देते हैं, और मिनिमम टाइम देना भी चाहिए, क्योंकि उस सेक्शन में आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होती है। इसलिए आप बायोलॉजी जितना जल्दी अटेम्प्ट कर लेंगे, आपको बाकी 2 सब्जेक्ट्स के लिए उतना ही ज़्यादा टाइम मिलेगा। तो अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी की बात करूँ, तो मैं सबसे पहले फिजिक्स अटेम्प्ट करती थी, फिर केमिस्ट्री और फिर बायोलॉजी। मैं सबसे पहले फिजिक्स इसलिए अटेम्प्ट करती थी क्योंकि मुझे फिजिक्स अटेम्प्ट करने के लिए एक फ्रेश माइंड चाहिए होता था, और जो भी सब्जेक्ट आप सबसे पहले अटेम्प्ट करते हो, उसमें आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, इसमें मेरे मैक्सिमम क्वेश्चंस करेक्ट हो जाएंगे। सपोज अगर आपको फिजिक्स से बहुत ज़्यादा डर लगता हो और आप फिजिक्स पहले अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस इनिशियली ही गिर जाएगा और आप बाकी का पेपर खराब भी कर सकते हैं। इसलिए आप जो सब्जेक्ट के साथ सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो, आई वुड प्रेफर कि आप उस सब्जेक्ट से स्टार्ट करें। मैं जब फिजिक्स पहले अटेम्प्ट करती थी, ताकि मुझे फिजिक्स में मैक्सिमम टाइम मिल सके और मैं आराम से उसे अटेम्प्ट करने के बाद जब मैं फिजिक्स अटेम्प्ट कर लूँ, तो इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू द टोटल टाइम दैट आई गिव टू फिजिक्स इज इक्वल टू द टाइम आई गिव टू द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स। जैसे कि अगर मैं फिजिक्स 1 आवर या 1 आवर 15 मिनट्स में अटेम्प्ट करती हूँ, तो मुझे इतना ही टाइम लगता है केमिस्ट्री और बायोलॉजी अटेम्प्ट करने के लिए। तो फॉर मी, अगर मैंने फिजिक्स खत्म कर लिया, इसका मतलब है कि मैंने पेपर का हाफ टाइम कंप्लीट कर लिया है। तो उसके अलावा फिर मैं बाकी 2 सब्जेक्ट्स करके फिर OMR फिलअप करना स्टार्ट करती थी। तो इसी तरह से आप जितने भी पेपर्स अटेम्प्ट करें, आप उसमें अपनी एक स्ट्रैटेजी डेवलप करें। हिट एंड ट्रायल से आपको अलग-अलग स्ट्रैटेजीज़ ट्राई करनी है, जितनी आपने सुनी है, जितनी आप खुद से नहीं नई इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और उसके बाद एक स्ट्रैटेजी चूज़ करनी है जिसमें आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो और जिसमें आप अच्छे से परफॉर्म कर पाते हो, और फिर उसी स्ट्रैटेजी से नीट के दिन भी उस पेपर को अटेम्प्ट करना है, ताकि आप उस दिन कॉन्फिडेंट हो कि नहीं, इस स्ट्रैटेजी से मेरी परफॉर्मेंस बेस्ट आ सकती है।